औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामईन, क्या हाल है आपका? ज़िंदगी इंसान से इम्तिहान लेती है और ये इम्तिहान उसके हर रुख हर पहलू से लिया जाता है। ज़िंदगी एक हर पहलू से लिया जाता है। ज़िंदगी एक मैदान अमल की तरह उसके सामने खुली होती है। उसको पता होता है कि मैं इस पहलू से कमज़ोर हूँ। उसे ये भी पता होता है कि यहाँ मेरी कोताहियाँ हैं। उसे ये भी पता होता है कि यहाँ मुझे नाकामी का सामना करना पड़ेगा, मगर वो फिर भी चलता चला जाता है और सोचता है कि शायद कामयाबी मेरा ही मुकद्दर बनेगी, मगर होता वही है जो अल्लाह ताला उसके लिए चाहते हैं। आइए आज हम कराक्रम का ताज महल की चौथी चोटी के बारे में पढ़ते हैं। आइए सुनते हैं। पीर 25 रहने के बायस वो ठीक से सो नहीं सकी थी। सुबह खासी देर से आंख खुली, दिन चढ़ चुका था। एसी की ठंडक के बावजूद सूरज की शुआएं जो खिड़कियों के पर्दों के पीछे से झांक रही थीं, तपश पैदा कर रही थीं। इसी ने कसलमंदी से करवट बदली। निशा और अरसा कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थीं। मुझे छोड़कर जा रहे हो तुम लोग, बगैर किसी सुबह बखैर के इसने लेटे लेटे ही दोनों को मुखातिब किया। सुबह से 110 आवाजें दे चुकी हूँ कि उठ जाओ, मगर तुम पता नहीं कौन सी अस्तबल बेच कर सो रही थी। अभी इरसा तुम पर पानी फेंकने लगी थी। वहां से भी तड़ से जवाब आया था। वो शर्मिंदा हुए बगैर उठ खड़ी हुई। शहला इफ्तिखार को शॉपिंग के लिए जाना था। उनकी बहन की शादी ईद के बाद थी, तो वो इस तोहफे को देने के लिए कोई क्रॉकरी या इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदना चाहती थी। निशा को बताया तो इसने फौरन साथ चलने की हामी भर ली। जब वो सब बाहर निकले तो परीशे की मतलाशी निगाहें उफक की तरफ इख्तियार इसे अपनी रात वाली हरकत याद आई थी। शर्मिंदगी दर्मिंदगी नहीं है मुझे, बल्कि अभी तो मुझे वो सब कैचर भी इसके मुंह पर मारना है, मगर वो मिले तो ना। वो शायद खुद तो तसल्ली दे रही थी। सुनो इरसा, कौन जा रहा है हैदराबाद? बहुत लापरवाही से टैक्सी की तरफ बढ़ते हुए इसने इरसा से मुखातिब हुई। हम सब, अब इस हम सब में वो शामिल था या नहीं वो पूछ नहीं सकती थी। इरसा और निशा के तेवर भी बताने वाले नहीं थे, सो वह खामोशी से उनके साथ चलती रही। फिर हयाताबाद पहुंचकर भी वो खामोशी रही। गर्मी जोरों की थी, ऊपर से शहला और निशा की पख्तून दोपहर वो 8000 का था। कुछ रियायत करो भाई, मैं कोई पहली दफा आ रही हूँ तुम्हारी दुकान पर। अभी रास्ते ही में तो इफ्तिखार साहब ने बताया था कि वो और शहला हयाताबाद छोड़ पेशावर ही पहली दफा आए थे। बाजी अम से कसम ले लो, ये डिनर सेट आपको पूरी मार्केट में इससे कम नहीं देगा। खालिस जापान का माल है और बाकी लोग मार्केट में चाइना का माल रखता है। दुकानदार 18-19 साला गोरा चिट्टा लड़का था। चेहरे पर छोटी दाढ़ी और शलवार टखनों से ऊपर थी। शहला ने डिनर सेट 6000 में खरीदा। दूसरी दुकान पर वही डिनर सेट 3000 में मिल रहा था, मगर परीशे को यकीन था कि वो डिनर सेट 3000 में मिल रहा था, मगर परीशे को यकीन था कि वो डिनर सेट 4500 से ज्यादा का नहीं होगा। आखिर चाइना और अफगानिस्तान से आने वाला स्मगल शुदा माल था। वो हयाताबाद के पठान और सिख दुकानदारों से खासी बोर हुई थी। शाम को जब वो वापस आई तब तक उफक का कोई अता पता न था। वो इंतजार करती रही कि अरसा और निशा इसके बारे में मुंह से कुछ फूटेंगी, मगर वो तो शायद इसे भूल भी चुकी थी। बेहद थकान के बावजूद भी परी सो न सकी। अगर वो नाराज था तो इसे मनाने का कोई इरादा नहीं रखती थी, मगर वो एक दफा फिर नजर तो आए। किधर चला गया था? शायद वापस। ये ख्याल ही बहुत तकलीफ दे था। अगर वो वापस चला गया था तो वो इधर क्या कर रही थी? इसको भी वापस चले जा। क्या वो सिर्फ उफक के लिए यहाँ तक आई थी? इस ख्याल ने इसे बेचैन कर दिया था। नहीं, मैं तो निदा आपा से इसकी दलील बहुत कमजोर थी। रात को निशा और इरसा इसे पेशावर के मशहूर जलील के चप्पल कबाब खिलाने ले गईं। उफक का कोई पता ना था। इस पर एक बेनाम सी उदासी तारी थी, वो जो एक दिन बाद रास्ता छोड़ से हो सकता था। जलील के ओपन एयर रेस्टोरेंट में सब्ज घास पर रखी कुर्सी पर बैठी वो यही सोच रही थी। लान की तर्ज के सब्ज घास से ढके कताए अराजी के चारों तरफ सफेद बाड़ लगी थी। रात का वक्त था। रोशनी के लिए बाहर 1-2 ट्यूब लाइट्स लगी थी और ये मदहम सी रोशनी बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं कुछ और लेना ने इसकी राय मांगी। इसने चौंक कर निशा बावर्दी वेटर को देखा, फिर नफी में सर हिला दिया। वो तो ठीक से सुन भी नहीं पाई थी कि इरसा और निशा ने क्या ऑर्डर दिया था। सज्जी और शायद चप्पल कबाब। इसका दिमाग तो सैफ और उफक के दरमियान फंसा था।
माफ़ करना लड़कियों में हरगिज़ देर से नहीं आना चाहता था, मगर मुझे रास्ते में एक दिलचस्प आदमी मिल गया जो किसी ज़माने में रिपोर्टर था। इससे बातें करते हुए वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। बहुत माजरत। नहायत उजलत में हमेशा की तरह बशाश लहजे में कहते हुए इस दराज कद और सितवा नाक वाले तुर्क स्याह ने इरसा के साथ वाली कुर्सी संभाली। एक लम्हे के तो परीक्षा का लम्हे वो शांत हो गई। इसे यूं लगा जैसे इसका कोई गुमशुदा हिस्सा इसे वापस मिल गया हो। वो आ गया था और इसे छोड़ कर नहीं गया था। ये एहसास ही इसकी दिन भर की मुजहमिल तबीयत को करार देने को काफ़ी था। वो एकदम इतनी पुरस्कून हो गई थी कि इसे बेख्तियार खुद पर भी हैरत हुई। अच्छा, वो क्या कह रहा था? इरसा ने बहुत दिलचस्पी से पूछा। वो ऐसे बैठे थे कि परीक्षे के बाएं तरफ निशा और सामने उफक था और निशा के सामने इरसा बैठी थी। उफक मुस्कुराते हुए इसे वो बातें बताने लगा जो इससे रिपोर्टर से मालूम हुई थी। एक दफ़ा भी इसने नज़र उठाकर परीक्षा को नहीं देखा था। और निशा, तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? कारखाना बाजार में दिमाग तो खाली हो गया होगा। सीधा करके निशा को मुखातिब किया। परीक्षा को वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहा था। बहुत थका देने वाला। एक आदमी 15,000 का कालीन बेच रहा था। मैंने जान छुड़ाने को कहा 15,000 के बजाय मुझे 1500 में दे दो। और क्या तुम यकीन करोगे? वो बोला कि हाँ ले लो मेरे खुदाया। उफक लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए बहुत ध्यान से सुन रहा था। खुद को यूं नजरअंदाज तराब था। वो बात करता था तो वो रुखाई बरतती थी। अब वो दूर हो रहा था तो वो बेचैन थी, अगरचे बज़ाहिर बेनियाज थी। वेटर हाथ में पकड़ी बड़ी सी ट्रे लिए उनकी मेज़ पर आ पहुंचा तो इसने चेहरा ऊंचा किया। पहली निगाह सीधी उफक पड़ी। उफक के बजाय वेटर की तरफ मुतवज्जो हो गई। वेटर भी उनकी तरफ मुतवज्जो था। इसने ग्रे शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी। सफ़ेद जैकेट और सुर्ख मफलर गायब था। ग्रे शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड कर रखी थी। पी कैप में भूरे बाल छुप गए थे। मैंने तुम्हें जलील रेस्टोरेंट का इसलिए कहा था क्योंकि मुझे इनके चप्पल कबाब ही नहीं बल्कि उनका नान ज़्यादा पसंद है। सफ़ेद, बेहद सफ़ेद, आंसू की शक्ल के नान प्लेट में निकालते हुए वो मुसलसल बोल रहा था। इसकी बात से ज़ाहिर होता था कि ये सारा प्रोग्राम इन तीनों का तय होता था। बस वही ला इल्म थी। परीक्षा के कदमों के करीब एक सफ़ेद बिल्ली चकराती फिर रही थी। इसे देखकर इसे अपनी बिल्ली याद आ गई। साथ साथ रोशान और सनी का रवैया भी याद आया। इसने थोड़ा सा कली ने झपट इसे मुंह में डाल लिया। वो मुस्कुरा दी। अब वो एक नवाला खुद लेती और एक बिल्ली को देती। एक अपने तई उफक को ज़हन से झटकने की कोशिश कर रही थी। मैं पिछली दफ़ा यहाँ आई थी तो जलील भी आई थी, मगर वो ये वाला नहीं था। इरसा कह रही थी यहाँ एक से ज़्यादा जलील हैं। बहरहाल ये जलील ओरिजिनल है। वो वाकई इनकी मुल्क को बहुत ज़्यादा जानता था। वैसे उफक भाई, आपको देखकर लगता नहीं है कि आप इतना खाते हैं। एक को पहमा के लिए खासी अजीब बात है। देखो, मेरा ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये है कि ज़िंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो खा कर मरते हैं, दूसरे वो जो बगैर खाए मर जाते हैं। मरना सब ने है। सो बेहतर के टुकड़े खिला रही थी। वैसे आपने सारा दिन क्या किया? हमारे बगैर बोर तो नहीं हुए होंगे ना? कतन नहीं। मैं म्यूज़ियम और दीगर टूरिस्ट अट्रैक्शंस देख कर आ रहा हूँ और मैंने खूब मज़ा किया। जो आज़ादी तन्हाई में होती है वो यकीन जानो दो लड़कियों के साथ हरगिज़ नहीं मिल सकती। इसने 3 के बजाय 2 लड़कियां कहा था। इसके दिल को तकलीफ हुई थी। आपने चावल वगैरह ले लिए? हाँ, और मछली भी। ओह अरसा, मैं बच्चा नहीं हूँ। पिछले 14 साल से कोपे माई कर रहा हूँ। वो बेख्तियार हंसा। मैंने फूड सप्लाई बिल्कुल दुरुस्त रखी है। इंशाल्लाह हम राकापोशी की चोटी पर भूख से नहीं मरेंगे। वेटर बिल लेकर आया था। उफक ने बिल खुद अदा किया। वो इनके बिल, टैक्सी का बिल और टिप वगैरह खुद देता था। निशा ने बहुत दफ़ा टोकने की कोशिश की, मगर वो इस मामले में खासी अना पसंद वाक़या हुआ था। अब भी इसने 100 रुपया टिप रखी तो वेटर हैरान सा हो गया। ये क्या है सर? रख लो, नेवर माइंड। वो उठ खड़ा हुआ। बिल्ली, जिसका पेट आधा चप्पल कबाब खाकर भी नहीं भरा था, परीक्षा के कदमों के साथ लौटने लगी। वो अलबत्ता चंबे से वेटर की हैरानी को देख रही थी। ये इसे बाद में मालूम हुआ कि पेशावर में टिप या बख्शिश का कोई रवाज न था। वो पर्स उठाकर 2 कदम आगे बढ़ी तो बिल्ली ने बेख्तियार मियाऊं की आवाज़ निकाली। इसने पलट कर पीछे देखा। उफक मेज़ के पीछे से निकल आ रहा था। इसने उफक की निगाहों का ताक़ुब करते हुए बिल्ली को देखा। ओह हाउ स्वीट। झुककर इसने बायां हाथ बढ़ाया और बिल्ली को उठा लिया। अब वो इसकी नरम फर पर हाथ फेरते हुए इसे प्यार कर रहा था। ट्यूबलाइट की दूर से आती मदहम रोशनी और चांद की चांदनी इसके चेहरे के नकूश को बहुत खूबसूरत बना रही थी। बिल्ली ने इसके प्यार में आई और अपनी कमर और दुम इसके पाँव से रगड़ने लगी। इसने चौंक कर कदमों में लौटती बिल्ली को देखा, फिर गर्दन उठाकर उफक को बिल्ली पर एक निगाह डालता साइड से निकल गया था।
اسے بے اختیار رونا سا آیا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اتنی بے اعتنائی اور بے رخی کیوں برت رہا تھا؟ جھک کر اس نے بلی کے سفید نرم کھال پر چمکانے والے انداز میں ہاتھ پھیرا کہ تمازت اسے محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور تقریباً بھاگتی ہوئی ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئی، جہاں وہ سب کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ افق البتہ ایک چھوٹے سے بچے کی جانب متوجہ تھا جو بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کا لباس ابتر اور پاؤں ننگے تھے۔ یہ لو رینسی شوز خریدنا۔ افق نے 500 کا نوٹ بچے کی طرف بڑھایا۔ بچے نے وہ جھپٹ لیا اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ کہیں 500 کا نوٹ بچے کی طرف بڑھایا۔ بچے نے وہ جھپٹ لیا اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ کہیں وہ واپس نہ مانگ لے۔ افق بے یقینی، بے چینی اور فکر مندی سے اس کو بھاگتے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے بے اختیار سر جھٹکا۔ کاش میں ان پہاڑوں میں بسنے والے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ وہ خاموشی سے لب کاٹتی، سر جھکاتی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ہوٹل کی لابی میں استقبالیہ ڈیسک کے سامنے دیوار کے ساتھ چند صوفے رکھے تھے۔ وہ ایک صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی اخبار دیکھ رہی تھی۔ شاہ صوفیوں پر نظریں دوڑاتے ہوئے وہ باقی لوگوں کے نیچے اترنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ظفر پہلی بس کے باہر کھڑا تھا۔ اس کے علاوہ ابھی تک سب اوپر تھے۔ انٹرنیشنل کال ریلیز ہے۔ انگریزی لبو لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ اخبار پڑھتے پڑھتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اس کی جانب کمر کیے استقبالیہ ڈیسک پر کوہنی رکھے قدرے جھک کر استقبالیہ کلرک سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے میں سے سرخ مفرر دکھائی دے رہا تھا۔ بھورے بالوں پر پی کیپ بھی تھی۔ اس نے شاید ابھی تک پریشے کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے بے اختیار اس کے رات والا مغرور اور بے رخی والا انداز یاد آ گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ افق نے ڈیسک کلرک کو ایک لمبا چوڑا نمبر بتایا۔ کلرک نے سلسلہ ملنے پر ریسیور افق کو تھما دیا۔ السلام علیکم۔ آنے اپنے مخصوص ترک لب و لہجے میں وہ اپنی زبان میں بہت پرجوش انداز میں بات کر رہا تھا۔ آخر میں اس نے اگلے آنے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ایک کال اور کرنی ہے۔ اس نے دوبارہ ایک اور لمبا چوڑا نمبر ملایا۔ مرحبا، از دس توماز؟ آئی ایم ارسلان، کین آئی اسپیک ٹو مسٹر جیکنز پلیز؟ وہ کسی جینک یقین سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ مطلوبہ شخص شاید لائن پر آ گیا تھا۔ وہ یکدم بہت بے تکلف انداز میں بات کرنے لگا۔ انگریزی کے چند جملوں کے باعث وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ مخاطب سے اس کی خاصی بے تکلفی تھی اور وہ اس کو اپنے پشاور سے سوات جانے کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ دوسری جانب سے کسی نے کچھ کہا تو وہ بے اختیار ہنسنے لگا اور بولا، میں نے بچپن میں قصے کہانیوں میں جو بات پڑھی تھی وہ آج سچ ثابت ہو گئی ہے۔ پریاں اترتی ہیں۔ پریشی کا دل کسی نے مٹھی میں جگڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر نمی در آئی تھی۔ اس نے گھبرا کر چہرہ بالکل جھکا کر اخبار آگے کر لیا۔ وہ یقیناً اس کی موجودگی سے بے خبر اب اپنی مادری زبان میں الوداعی کلمات ادا کر رہا تھا۔ گلے گلے کہہ کر اس نے ریسیور رکھا، پیسے ادا کر رہا تھا۔ گلے گلے کہہ کر اس نے ریسیور رکھا، پیسے ادا کیے، بقیہ رقم بٹوے میں ڈالی اور بٹوا جیب میں رکھتے ہوئے پلٹا ہی تھا کہ اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر ٹھٹکا۔ پریشی نے اپنا سر اتنے جھکایا کہ وہ اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بس ایک لمحے کو وہاں رکا، پھر وہاں سے نکل گیا۔ اس نے اخبار میز پر رکھ دی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما اعتنائی سمجھ رہی تھی۔ وہ سوائے ایک مصنوعی خول کے کچھ نہ تھا اور وہ خود مسلسل 3 دن سے اس کے متعلق کیوں سوچے جا رہی تھی۔ وہ ایک منگنی شدہ لڑکی تھی، حالانکہ منگنی کوئی شرعی تعلق نہ تھا، پھر بھی اسے لگتا تھا اسے سیف کے علاوہ کسی اور کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ اسی لیے خود سے اسے دور رکھ رہی تھی۔ وہ دراصل خود سے لڑ رہی تھی پچھلے 3 دن سے۔ وہ کب بس میں بیٹھی، کب بس چلی، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ زندگی کی سچائیاں اور حقیقتیں کتنی تلخ ہوتی ہیں۔ وہ قفس میں قید تھی اور اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نومبر میں اس کی شادی سیف جیسے ناپسندیدہ شخص سے ہو جائے گی۔ وہ کس طرح زندگی گزارے گی اس سطحی انسان کے ساتھ؟ وہ اس کے لیے نہیں بنا تھا، وہ اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ اس لمحے جب ٹور کمپنی کی بس صاف ستھری کشادہ سڑک پر دوڑتی ہوئی پشاور کی حدود سے باہر نکل رہی تھی تو پریشے کے ذہن میں بس ایک ہی فکر کی بازگشت گونج رہی تھی۔ کراکرم کے پہاڑوں پر پریاں اترتی ہیں۔ وہ بند آنکھوں سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ بہت سوگوار تھی۔ کراکرم کے پہاڑوں پر پریاں اڑتی ہیں افق ارسلان، مگر وہ صرف سیف الملوک تک محدود ہو جاتی ہیں۔ پردیسی کو پیماؤں کے لیے پریاں نہیں ہوتی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دائیں جانب دیکھا۔ اس کے ساتھ نشا بیٹھی تھی۔ نشا کے دائیں جانب برابر والی قطار میں اچھا ہو کر بیٹھا نشا سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ خاصی خوشگوار موڈ میں تھا۔ پریشے کو جاگتے دیکھ کر اس نے ایک دوستانہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ ہماری گفتگو سے تم ڈسٹرب تو نہیں ہو رہی؟ کل رات والی اکڑ، بے نیازی، بے اعتنائی سب غائب تھا۔ وہ واقعی اس کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ نہیں، مختصراً کہہ کر اس نے رخ کھڑکی کی طرف پھیر لیا۔ شاید وہ بھی خود سے لڑتے
आजिज़ आ चुका था, या फिर शायद कल रात वाला रवैया महज इसकी परसों वाली तकरीर के जवाब में नाराज़गी का इजहार था, या शायद वो सब कुछ नहीं था। वो इसके मुतालिक कोई एहसास ही नहीं रखता था। इसका जहन मनफी अंदाज में सोचने लगा था, मुझसे नहीं। फिर मैंने कैसे फ़र्ज़ कर लिया कि वो मेरे मुतालिक कोई जज्बा रखता है। वो तो निगर निगर फिरने वाला एक मुसाफिर है जो दुनिया के सबसे हसीन पहाड़ को सर करने का अज़्म लिए हमारे देश में आया है, और चंद दिन इन खूबसूरत वादियों, चश्मों और पहाड़ों के दरमियान बिताकर वो यहाँ से चले जाएगा। वो जानों और पहाड़ों के दरमियान बिताकर वो यहाँ से चले जाएगा। वो जाने के लिए ही तो आया है। फिर मैं इतनी जज्बाती क्यों हो रही हूँ? मुझे इसके साथ नॉर्मल रवैया इख्तियार करना चाहिए। वो इसका हम सफ़र था। वो क्यों ख्वाह की खुद से जंग लड़ रही थी? उफक तो वापसी तुर्की जाकर शायद ये भी याद न रहे कि मारगला के पहाड़ों बीच सड़क पर इसे कोई लड़की मिली थी। सयाह तो बहुत कठोर होता है। खूबसूरत मनाजिर पलकों में जज्ब करके अपने वतन लौट जाता है, फिर पलट कर नहीं आता। तो वो क्यों अपने अंदर कोई जज्बा पालने लगी थी? इसका दिल कदरे हल्का हुआ था, कोई परेशानी जैसे ख़त्म हो गई थी। अगर इसके अंदर कोई जज्बा पिनप भी रहा था तो इसने इस कतरे जितने जसी समंदर में दफन कर दिया था। गाड़ी का इंजन कदरे गर्म हो गया है। मैंने सोचा इसमें पानी डाल लूं, आप चाहें तो आसपास घूम फिर लें। गाड़ी अचानक रोककर जफर ने वजाहत की। वो दूसरे मुसाफिरों के हमरा बस से निकली तो इसे एहसास हुआ कि बस काफ़ी देर से दरगई के पहाड़ों पर चढ़ चुकी थी। इस वक्त भी वो दरगई के सुर्ख और भूरे खुश्क पहाड़ों के ऊपर थे। सर कुशादा थी, दाएं जानब खाई और बाएं जानब पहाड़ थे। जफर बस का तेल पानी चेक करने लगा। इफ्तिखार साहब और शहला करीब मौजूद वाहिद खोखे जो एक कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर था पर चले गए। अहमद अंकल तस्वीरें खींचने लगे। उफक भी तस्वीरें बना रहा था। वहाँ सड़क खाली ही थी। चंद मिनट बाद कोई ट्रक या कार गुजर जाती थी। सुबह 8:30 बजे का वक्त था। मौसम पेशावर की निस्बत खुशगवार था। सोनो परीशे वो पहाड़ के दहाने पर एक सुर्ख पत्थर पर अपने कीमती सूट की परवाह न करते हुए खामोश बैठी थी जब उफक ने इसे आवाज़ दी। इससे सर उठाकर उफक को देखा। वो कैमरा कवर में डालकर इसी की तरफ आ रहा था। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खड़ी हो गई। सुन रही हो? तुम बोलो। खुद से असाबी जंग तर्क करके और मसनूही खोल उतार के वो खासी हल्की हो गई थी। तुम शर्त लगाओगी मेरे साथ? वो कल से मुख्तलिफ असली वाला उफक लग रहा था। बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है मैं जीत जाऊंगी। वो पिछले 3 दिनों से मुख्तलिफ और बिल्कुल असली वाली परीशे थी। ओ इतनी खुद पसंदी? वो मुस्कुराया। खुद पसंदी नहीं, खुद एतमादी कहो। फाइन, तुम प्लीज एक शर्त लगाओगी? उफक का अंदाज ऐसा था जैसे वो बचपन से दोस्त रहे हों। हाँ, अब बता भी दो। वो ऊपर झाड़ी देख रही हो? ऊपर पहले कौन पहुंचता है? उफक ने हाथ से ऊपर झाड़ी की तरफ इशारा किया। एक मुखलिसाना मशवरा दूं, अगर तुम इसी वक्त यहाँ से नीचे छलांग लगा दो तो यकीन करो बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाओगे। वेरी फनी। मैं अरसा और निशा को बुलाता हूँ, वो जजेस होंगी। वो पलटकर इन दोनों को बुलाने चला गया। जो जीतेगा इसे क्या मिलेगा? इन तीनों को वापस आने पर परीशे ने पूछा। निशा को इसके रवैये की तब्दीली पर खुशगवार हैरत हुई थी। मर्सिडीज बेंज? नहीं, तिब्बत का रिटर्न टिकट। इरसा बोली। पूरी दुनिया अमेरिका, इंग्लैंड जाने की ख्वाहिश करती है, लेकिन तुम कोह पैमा तिब्बत से आगे मत बढ़ना। निशा इन दोनों में सी थी जिनका कोर्स और वर्टिकल लिमिट जैसी फिल्मों तक महदूद था। अलबत्ता तिब्बत स्नो क्रीम के हवाले से थोड़ा ज्यादा जानती थी। अच्छा खामोश रहो तुम दोनों, में बताता हूँ। जो हारेगा इसे जीतने वाले का जहर पूरा करना होगा। ठीक, तुम मेरा जहर पूरा करने के लिए तैयार रहना। वो एतमाद से मुस्कुराई। देखते ही मादाम। इसका अंदाज भी बहुत चैलेंजिंग था। अब शुरू करो, इससे पहले कि दूसरी ट्रैफिक आए और लोग तुम्हारे इस बचकाना एडवेंचर को देखें। फिर उनका पहाड़ों पर पहला एडवेंचर शुरू हुआ। वो खासी पुरएतमाद थी, मगर 4 साल से वो पहाड़ों पर नहीं चढ़ी थी। नतीजतन वो कदरे सुस्त थी और इन खारदार कांटों और झाड़ियों की परवाह न करते हुए बहुत तेजी से अपने मतूबा हो चुका था। वो चंद फुट पीछे ही रह गई थी। मैं जीत चुका हूँ। झाड़ी को छूकर वो नाहवार ढलान में से रास्ता बनाता इसके करीब आया। शिकस्त के एहसास से इसके अंदर की कोह पहमा लड़की खासी बुरी तरह मजरूह हुई थी। मैं मुश्किल रास्ते से आ रही थी, जबकि जिस जगह से तुम चढ़े थे वो मकामी लोगों गया हमवार रास्ता है और इससे चढ़ना खासा आसान है। मादाम, जब जिंदगी एक आसान रास्ता दे रही हो तो कठिन रास्तों से सफर नहीं किया करते। मंजिल एक ही थी तो रास्ता भी मेरे वाला ही चुनती। परीशा ने शाने उचका दिए। मैं हार मानती हूँ। बहर तुम शायरी अच्छी कर लेते हो। वो अपने जोगस नीचे वाले पत्थर पर रखकर उतरने लगी। इतराई
चढ़ाई की निस्बत ज़्यादा आसान थी। शुक्रिया, और तुम्हें मेरा डेयर तो पूरा करना पड़ेगा। वो इसके अकब में उतर रहा था। बेहतर है कि आप स्वात पहुँच कर ही बताएं, क्योंकि जफ़र बुला रहा है। इरसा ने इसकी तवज्जो इशारा करते जफ़र की तरफ दिलाई। स्वात कितनी दूर होगा यहाँ से? वो अपनी कमीज़ के पूछती। 2 घंटे। जवाब उफ़क़ की जानिब से आया था। वो उफ़ करके रह गई। वो हर जगह का जोग्राफिया रट चुका था। कभी मैं तुर्की आई हूँ ना, तो तुम्हारे मुल्क के चप्पे चप्पे का नाम हिफ्स करके तुम्हें भी यूं ही इम्प्रेस करूंगी। बस की तरफ जाते हुए वो बोली। उफ़क़ इसके आगे था, इसका हाथ दरवाजे पर था। इसकी बात सुनकर वो ठिठक कर पलटा। उम्मीद थी वो हंस पड़ी। मैं मजाक कर रही थी। इसकी आंखों की जोत यकदम बुझ गई। अच्छा, वो इसे रास्ता देने को पीछे हुआ। वो दरवाजे के साथ लगी राड पकड़कर अंदर चढ़ गई। इसी वक्त वो बहुत मदम आवाज में बोला, सुनो, तुम हंसते हुए अच्छी लगती हो, हंसती रहा करो। परीशे के चेहरे से मुस्कुराहट यकदम गायब होगी। इसकी भुएं तन गई। वो तेजी से अपनी जगह पर बैठी और यकदम गायब होगी। इसकी भुएं तन गई। वो तेजी से अपनी जगह पर बैठी और सख्ती से लब भेंचे खिड़की से बाहर देखने लगी। वो इसके मूड की खराबी को देख न सका था। तकरीबन 10:30 बजे के करीब वो लोग इन पहाड़ों तक पहुंच चुके थे, जिनके दामन में वादी स्वात का खूबसूरत दरियाए स्वात बहता था। ये इंसानी फितरत है कि पानी के करीब जा बशाश महसूस करता है। कुदरतन जब हम दरिया के करीब होते हैं तो खुद को बहुत ताज़ा दम महसूस करते हैं। आवाज़ बहुत अजनबी थी। परीशा ने ताज्जुब से सर घुमाकर पीछे देखा कि ये किस बात की है। इसे हैरत हुई थी क्योंकि ये इफ्तिखार साहब थे। ये बोलते भी हैं? मैं तो समझी थी गूंगे हैं। निशा ने बहुत मुताज्जिब अंदाज में इसके कान के करीब सरगोशी की। इसके लबों से हंसी का फुआरा छूटा था। सब ने, यहाँ तक कि ड्राइवर करते जफर ने भी इसकी तरफ देखा। वो हंसी कंट्रोल करने की कोशिश के बावजूद हंसती चली जा रही थी। उफ़क़ इसको यूं बच्चों की तरह हंसते देखकर मुस्कुरा दिया। इसकी हंसी थम गई। वो सख्ती से लब भेंच कर खिड़की से बाहर देखने लगी। निशा, अपने दोस्त से कहो इसकी खिड़की के बाहर खुश्क पहाड़ है, दरिया तो बाएं तरफ बह रहा है। वो किसको देख रही है? वो निशा के साथ वाली नशिस्त पर था। इसकी और निशा की नशिस्त के बीच दरमियानी रास्ता था। वो एक जोगर अगली नशिस्त की पुश्त पर और दूसरा दरमियानी पर रखे कदरे झुककर आहिस्तगी। खुश्क पहाड़ हैं, दरिया तो बाएं तरफ बह रहा है, तुम किसको देख रही हो? पहाड़ों को। इसने चेहरा मोड़े बगैर संजीदगी से कहा। लगता है डॉक्टर का मूड फिर से खराब हो गया। वैसे उनको ये दौरे दिन में कितनी दफ़ा पढ़ते हैं? जितनी दफ़ा कोई अमायाना अंदाज में मेरी तारीफ करे। खट से जवाब आया था। ओह, वो समझ गया था। मैं तो बस दिल रखने को कह रहा था। ताहम तुम हंसते वाली उखड़ी सी शक्ल हर वक्त ना बनाए रखो, तुम्हें बुरा लगा? हाँ, वो अभी तक खिड़की से बाहर देख रही थी। उफ़क़ ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबों तक रोकी थी। बहुत माजरत, में आइंदा ऐसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूँगा। तुम्हारे हक में यही ठीक रहेगा। बेहतर। अब इस तरफ देख लो, दरिया बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसने गर्दन को बाएं जानब जुम्बश दी। उफ़क़ मुस्कुराहट छुपाने को चेहरा अपनी खिड़की की तरफ मोड़ चुका था। इसने उफ़क़ की खिड़की के खुले शीशे के पार निगाह दौड़ाई, फिर निगाह पलट कर वापस आना भूल गई। सब्जे से ढके सब्ज पहाड़ों के दरमियान सड़क से कोई 100 फुट नीचे बल खाता नीला दरिया बह रहा था। इसका पाट, जिसके ऊपर सफ़ेद जाग पत्थरों से टकराने के बायस पैदा हो रहे थे, किसी नीले सांप की तरह बल खाता दरिया गो के सड़क से खासा नशेब में था, मगर इसमें रखे देव कामत पत्थरों से टकराते पानी का शोर बहुत बुलंद था। सवात और कालाम में ये शोर आपका पीछा नहीं छोड़ता। दरिया के दोनों तरफ के पहाड़ सरसब्ज थे, जिन पर मकामी लोगों ने फसलें उगा रखी थी। पहाड़ों की ढलवान हमवार नहीं होती, सो फसलें भी सीढ़ियों की शक्ल में उगाई गई थी। यूं मालूम होता था कि जैसे चोटी तक जाने के लिए बेशुमार सब्ज जीने बने हुए हैं। कबल से गुजर कर जिस वक्त बस मंगोर फक की गुफ्तगू बुला चुकी थी, वो दरअसल वो नीला दरिया इतना खूबसूरत था तो वो इस पर से निगाह ही नहीं हटा पा रही थी। फिर बस शहर में दाखिल हुई। सेरीना होटल सीदो शरीफ की इमारत के करीब से टर्न लेकर बस बरगज़ार की जानिब रवाना हो गई, जहाँ इनके 5 स्टार होटल में उनकी बुकिंग थी। जफर और वो होटल रॉयल पैलेस कहाँ गया? उफ़क़ खिड़की से बाहर मुतलाशी नजरों से ढूंढ रहा था। सर, वो जो वालाई स्वात का महल था, हाँ वही। वो तो अब कोई ट्यूशन एकेडमी बन चुका है। जफर के अंदाज से लग रहा था इसे वालाई स्वात का ये इकदाम पसंद नहीं आया। वैसे सर, कसम से वो बहुत खूबसूरत होटल था। हाँ, वो बहुत खूबसूरत था। मैं 2 साल पहले आया था, एक दिन रहा वहाँ। इसे ट्यूशन सेंटर बनाकर वालाई स्वात ने अच्छा नहीं किया। परी ने चौंक कर अफसोस से सर हिलाते उफ़क़ को देखा। परसों शाम जब निशा ने उनसे 2 बरस कबल पाकिस्तान आने के मुतल्लिक़ इस्तफसार किया था तो वो टाल गया था। वो 2 साल पहले यहाँ क्यों आया था? ऐसा कौन सा काम था जिसके मुतल्लिक़ वो नहीं बताता था? इसे उल्टस भी हुआ था। ऐसे क्या देख रही हो?
وہ الجھن کے عالم میں افق کو دیکھ رہی تھی تو اس نے مسکرا کر ٹوکا، کچھ نہیں۔ وہ سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مرغزار جانے والا راستہ شہر سے دور ہٹ کر خاصا سنسان اور پرسکون سا تھا۔ دور دور تک ان کی بس کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں تھی، ہر طرف اتنا سکوت اور ویرانہ سا تھا کہ پریشی کو لگا ظفر آہستہ سے راستہ بھول گیا ہے۔ وہ یقیناً کسی انجان وادی میں بھٹک رہے ہیں، مگر ہر کلومیٹر بعد وائٹ پیلس اتنے کلومیٹر دور کا بورڈ اس کے دل کو تسلی دے دیتا تھا۔ ہوٹل مینجمنٹ کے نقطہ نظر سے وائٹ پیلس کی لوکیشن زبردست ہے۔ ٹورسٹ کئی کلومیٹر سفر کر کے تھکا ہارا ہوٹل تک پہنچتا ہے تو اس کے آسمان کو چھوتے کرائے سن کر بھی واپس پلٹنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا۔ ظفر 1 منٹ گاڑی روکو، وہ ہوٹل کی لوکیشن پر تبصرہ کرتے ہوئے اچانک سیدھا ہو کر بولا۔ ظفر نے گاڑی روکی، افق نے اپنا بند شیشہ نیچے کر لیا۔ باہر ایک سرخ رنگت اور سنہری بالوں والا بچہ کھڑا تھا۔ اس کا لباس میلا تھا، پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا۔ اس نے لمبے اور پتلے تنکوں پر انجیر اور اخروٹ لگا رکھے تھے۔ اخروٹ سبز اور کچے تھے۔ اس سے کو 100 روپے کی دے دے۔ افق نے ایک سرخ نوٹ شیشے سے باہر بچے کی طرف بڑھایا۔ احمد صاحب نے ترجمانی کی۔ احمد نے افق کو بتایا، تو پھر یہ ساری دے دو، تم ساری لے لے گا تو ہم شام تک تمہارا سر بیچے گا۔ بچہ سارے انجیر دینے پر راضی نہ تھا۔ احمد ترجمانی کر رہے تھے۔ اوہ تو 2 دے دو، باقی رکھ لو۔ افق، وہ ایسے نہیں رکھے گا، تم اس سے صرف 20 روپے کے انجیر خرید سکتے ہو۔ اچھا، افق نے بس پھر سے چل پڑی تھی۔ پریشی جانتی تھی افق کا انجیر کھانے کا کوئی شوق نہ تھا، وہ بس اس بچی کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ باقی لوگ پھر انجیر بانٹ رہا تھا۔ تم خود بھی کھاؤ نا، بس میں پھل وغیرہ نہیں کھاتا۔ اس نے لاپرواہی سے شانے چٹکے۔ ظفر نے بس روک دی۔ بس سے باہر نکلتے ہوئے اس نے بالوں میں لگے کیچر کو جگڑنا چاہا تو اسے احساس ہوا کہ کیچر کا 2 رنگا پتھر قدرے ڈھیلا ہو چکا تھا۔ بس ایک بار پھر کیچر گرنے کی دیر تھی، پھر وہ الگ ہو جاتا۔ اس نے وہ افق کو واپس کرنے کا سوچا تھا، مگر جانے کو اس کا دل ہی نہیں چاہا تھا کہ وہ اسے واپس کرے۔ اب وہ اسے واپس پاس رکھنا چاہتی تھی ہمیشہ کے لیے۔ وہاں ایک کھلا سا پارکنگ لاٹ بنا تھا جس کے آخر میں خاصی چوڑی سیڑھیاں تھیں۔ پارکنگ لاٹ کے بائیں جانب ڈھلوان تھی۔ وہاں چند فٹ نشیب میں 3-4 دکانیں تھیں جن پر سواتی شالیں لٹکی دکھائی دے رہی تھیں۔ دکانوں کے بائیں طرف پہاڑ ختم ہو جاتا تھا، آگے کھائی تھی جس میں چشمہ بہہ رہا تھا۔ بہتے چشمے کی آواز اسے بہت دور تک پھیلا سبز لان تھا جس میں سنگ مرمر کے بینچ، کرسیاں اور میزیں رکھی تھیں۔ لان کی اختتام پر سفید رنگ کا ایک محل تھا، دودھ کی طرح سفید، اتنا خوبصورت کہ اس پر نگاہ نہ ٹھہرتی تھی۔ دائیں جانب سیدھی پتھریلی روش تھی جس کا اختتام پہاڑ کو کاٹ کر بنائی گئی طویل سیڑھیوں پر ہوتا تھا۔ یہ سیڑھیاں وائٹ پیلس کی بلڈنگ سے ہٹ کر تھیں۔ پری، یہ ہوٹل میں نے دیکھ رکھا ہے، وہ ڈرامہ موم کا چہرہ یہی تو شوٹ ہوا تھا، نشا نے آہستگی سے اسے بتایا۔ شیلا اور افتخار کو اس روش نے دائیں جانب بنے کمروں میں سے ایک مل گیا تھا، جبکہ باقی سر ناگا پربت سر کرنا آسان ہے، وائٹ پیلس کی سیڑھیاں چڑھنا بہت مشکل۔ افق نے یہ سنتے ہی دوسری منزل پر رہنا ہوگا منہ بنایا تھا، مگر کسی نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ وائٹ پیلس کی وہ سفید عمارت دراصل اس کی پہلی منزل تھی۔ پتھریلی روش کے بائیں جانب جہاں چند کمرے اور دکانیں تھیں، ان کے آگے طویل سیڑھیاں پہاڑ کے اوپر لے جاتی تھیں جہاں دوسری منزل تھی۔ وائٹ پیلس کی 4 منزلیں اسی طرح مختلف بلندیوں مگر ایک ہی پہاڑ پر اوپر تلے بنی تھیں۔ وہ سیڑھیاں واقعی مشکل تھیں، احساس انہیں عبور کرتے ہوئے ہو گیا تھا۔ نیچے بہ اس کی سماعت سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ شام کو اس جھرنے تک ضرور جائے گی۔ دور سے دیکھنے میں یہ طویل سیڑھیاں جتنی خوبصورت لگتی ہیں، انہیں چڑھنے لگو تو اتنی ہی تھکاتی ہیں۔ اف اللہ! سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے اس نے بے اختیار جھنجھلا کر دائیں طرف نصب پنجرے پہ ہاتھ مارا تو اندر بیٹھا خوبصورت مور سہم کر پیچھے ہوا۔ سوری، اسے بے اختیار شرمندگی ہوئی۔ اس کی آگے سیڑھیاں اترتے افق نے سر گھما کر اسے دیکھا، پھر ہولے سے مسکرایا، پھر مسکراہٹ چھپانے کو رخ پھیر کر آگے پیچھے اترنے لگا۔ اس نے اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی، وہ بہت مسحور سی ہو کر اس خوبصورت مور کو دیکھ رہی تھی۔ ان سیڑھیوں کے دائیں اور بائیں جانب بہت بڑے بڑے پنجرے بنے تھے جیسے چڑیا گھر میں ہوتے ہیں۔ ان پنجروں میں مختلف پرندے، مور اور بندر مقید تھے۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے اتنے خوبصورت مور کو ڈرا دیا تھا۔
रुक क्यों गई हो? चलो। निशा ने पलट कर इसे देखा, वो सर झुटक कर सीढ़ियां उतरने लगी। वो चारों नीचे झरने पर जा रहे थे। पथरीली रविश जहां खत्म हुई थी, वहां से पार्किंग लॉट में जाने के लिए चंद बेहद चौड़े जीने बने थे। इस जगह पर नाशपाती का एक दरख्त था, जिसके तने के साथ कुर्सी पर एक बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। देखा, उफक धीरे से मुस्कुराया। वहां झरने की ऊपर दाएं तरफ के पहाड़ पर चढ़ते जाओ तो आगे जंगल है। वहां जंगली नाशपाती के बहुत सारे दरख्त हैं, वहां से तोड़ लेना। इस दरख्त को तो ये आदमी तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने देगा। इसकी आवाज में थकावट थी। तुम इधर ही पैदा हुए थे या ये इन्फॉर्मेशन हम पर अपने इल्म का रोब झाड़ने को देते? निक, जंगली नाशपाती वो शौक से खाता है। पिछली दफा वो मेरे साथ आया था तो वहाँ चश्मे के ऊपर हमने नाशपाती के दरख्त दरियाफ्त किए थे। जीनिक कौन? इरसा और निशा ने पार्किंग लॉट का अहाता अबूर करते हुए बैक वक्त पूछा था। मेरा दोस्त जीनिक यकीन। इसकी आवाज कदरे पसमर्दा से थी। झरने का लकड़ी का पुल अबूर करके वो दूसरे पहाड़ों पर मुकामी लोगों के बनाए गए कच्चे रास्ते पर ऊपर चढ़ने लगे। रास्ता बहुत कच्चा था। परीशे के जोगर्स पर मट्टी लग रही थी। इसने हाथ सीने पर बांध रखे थे और सर झुकाया हुआ था। उफक जीन्स की जेबों में हाथ डाले इसके बराबर में मगर चंद कदम का फासला रखे चल रहा था। वो रहे नाशपाती के दरख्त। उफक की आवाज पर इसने चलते हुए सर उठाकर ऊपर देखा। वहां दरख्तों के झुंड थे। इसे सामने पड़ा पत्थर दिखाई नहीं दिया। इसका पांव पत्थर से हल्का सा टकराया और वो झटका खाकर लड़खड़ाई। उफक ने तेजी से इसका हाथ पकड़कर खींचा। वो लड़क हल्की सी लड़खड़ाई ही थी, मगर वो समझा था वो पहाड़ पर से गिरने लगी है। इसलिए इसने फौरी रद्द अमल के तहत इसका हाथ पकड़कर सहारा दिया और फिर फौरन हाथ छोड़ दिया। इरसा और निशा इनसे आगे जा चुकी थी। वो चलने के बजाय रुक कर इसे देखने लगी। वो कदरे वजाहत देने वाले अंदाज में बोला, सॉरी, मैं समझा तुम गिरने लगी हो। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है। वो इसके सामने खड़ी इसे घूर रही थी। परी मैं। इसने उफक की बात सुने बगैर तेजी से इसकी कलाई थामी। तुम्हें बुखार है? इतना तेज बुखार? हाथ देखो कितना गर्म हो रहा है और नब्ज देखो कैसे दौड़ रही है, और तुम बजाय रेस्ट करने के हाइकिंग करने निकले हो। इसे इस लापरवाह इंसान पर बहुत गुस्सा आया था। तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि मुझे बता ही दो मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं बहुत गुस्सा आया था। तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि मुझे बता ही दो मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं दवाई तो दे ही सकती थी, मगर तुम्हें खुद को अजियत देकर अपने आप को बहादुर कहलवाने का शौक है। तुम इंतहाई फजूल इंसान हो। फौरन वापस चलो मेरे साथ। वो जो पहले बौखला गया था, अब मुस्कुराहट लबों तले दबाए सर झुकाए खड़ा इसकी डांट सुन रहा था। माफ करना डॉक्टर, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इतना बीमार हूँ कि बिस्तर से लग कर बैठ जाऊं। ये फैसला करने वाले तुम नहीं, मैं हूँ, समझे तुम? वो वापस पलटी तो वो भी सर झुकाए उसके पीछे फिक्रमंदी से चलने लगा और उसकी ऊज होता हुआ इसके पीछे चल पड़ा। वो बुड़बुड़ाती हुई पहाड़ के नीचे उतर रही थी। डॉक्टर में वाकई इतना ज्यादा। वो झटके से पीछे मुड़ी। वो इसके अकब में महज एक कदम के फासले पर था। इसके एक कदम मुड़ने पर फौरन पीछे न हुआ होता तो इससे टकरा जाता। सुनो तुम्हें आखिरी मर्तबा बता रही हूँ, मेरे सामने अपना मुंह बंद रखो। मुझे बुड़बुड़ाते हुए मरीज जहर लगते हैं। उफक ने ताबेदारी से लबों पर उंगली रख ली। सॉरी डॉक्टर, अब नहीं बोलूंगा। इसके लहजे और शहद रंग आंखों से शरारत झलक रही थी। हाँ अब ठीक है, चलो। वो इसके आगे चलने लगी। वह न कहूँ और अब खामोश रहो। वो इसके आगे चलती हुई ऊपर कमरों तक ले आई। इसे पैरासिटामोल की 2 गोलियां देकर सख्ती से सो जाने को कहा, मगर मैं सोना नहीं चाहता। बेड पर बैठे उफक ने एहतजाज किया। खामोश, बिल्कुल खामोश रहो। डॉक्टर के सामने अपनी जुबान बंद रखा करो। इसको बाकायदा डांट कर वो इसके कमरे से आ गई। दूसरे में लॉन था जो मुस्ततील शक्ल का था। लान के दहाने पर जहाँ खाई थी, झाड़ियाँ और चंद दरख्तों की मामूली सी बाड़ बनी हुई थी। वो अपने बैग से डायरी और पेन निकाल लाई और लान के वस्त में बिछी कुर्सियों में से एक पर बैठकर अपने सफर के मुतालिक लिखने लगी। जब इसे यकीन हो गया कि आसपास इसके सिवा कोई नहीं, तो इसने जोगर्स उतार कर वो गाहे बगाहे उफक के कमरे की जानिब निगाह भी दौड़ा लेती थी। एक बार जाकर देख कर भी आई। वो आंखों पर बाजू रखे सो रहा था। वो मुतमईन होकर वापस आई तो एक छोटा सा बंदर मेज पर बैठा इसकी डायरी से छेड़छाड़ कर रहा था। एक और बंदर नीचे घास पर बैठा अंगड़ाइयां ले रहा था। इसको करीब आते देखकर छोटा बंदर तो छपाक से गायब हो गया, जबकि घास पर लेटा हुआ बंदर एहतरामन सीधा हो गया। इसने मुस्कुराते हुए अपना बाल पॉइंट बंदर की तरफ बढ़ाया, जिसे इसने अपने इंसान नमा हाथों की मदद से पकड़ लिया। कुछ देर तक वो इससे खेलता रहा। वो मुस्कुराते हुए इसे देखते रही। फिर एकदम बंदर ने इसका पेन जोर से उछाला
वो लान के दहाने पर से होता हुआ नीचे खाई में गिर गया। परीशे के चेहरे से होता हुआ नीचे खाई में गिर गया। परीशे के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। दफा हो जाओ तुम। इसने गुस्से से पांव जोर से जमीन पर मारा। बंदर उछलता हुआ वहां से भाग गया। परी ने अफसोस से खाई की तरफ देखा। इसका पेन अब वापस नहीं आ सकता था। फिर वो उफक के मुतल्लिक सोचने लगी। इसे सैफ के मुतल्लिक सोचना बुरा लगता था, मगर उफक की बातों, इसकी शरारत और इसके लबों पर छुपी मुस्कुराहटों को सोचना इसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो शख्स जिसे 4 दिन पहले तक वो जानती भी नहीं थी, अब बहुत शनासा लग रहा था। बल्कि नहीं, वो तो शायद इसको कोह पैमा को सदियों से जानती थी, रूह से वजूद में आने से पहले भी, पहली सांस लेने से भी पहले से। इसे लगा उफक किसी को पुकार रहा है। वो कमरे का सांस लेने से भी पहले से। इसे लगा उफक किसी को पुकार रहा है। वो कमरे का दरवाजा अध खुला छोड़ आई थी, तभी आवाज इस तक आई थी। वो इतनी जल्दी जाग गया। वो जागा नहीं था, वो शायद सो भी नहीं रहा था। इसका बाजू अब इसकी आंखों पर नहीं था। इसकी पेशानी और चेहरा पसीने से तर था। उफक परीशे ने इसके नजदीक होकर इसे पानी और चेहरा पसीने से तर था। उफक परीशे ने इसके नजदीक होकर इसे बगौर देखा। इसके लब गोले गोले लरज रहे थे। वो शायद कुछ कह रहा था। मेरा ऑक्सीजन कैन कहाँ है? मेरा ऑक्सीजन कैन कहाँ है? वो बंद आंखों और नफी में हलते सर के साथ वो मध्यम आवाज में जैसे पुकार रहा था, उफक उठो। इसने इसका काशाना भीगी हुई थी। मेरा ऑक्सीजन कैन हिना दे, मेरा ऑक्सीजन कंटेनर। इसने दरमियान में तुर्क जबान का कोई लफ्ज़ बोला था जिससे वो समझ नहीं सकी थी। इसने जोर से इसका कंधा हिलाया। उफक ने फौरन आंखें खोल दी और एक झटके से उठ बैठा। इसकी आंखों में बेशकीनी और खौफ था। मेरा ऑक्सीजन कंटेनर में ऑक्सीजन नहीं आ रही, सांस घुट रहा है क्या? वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। इसने चौंक कर परी को देखा। मैं कहाँ हूँ? फिर वो अपने तुर्क ज़बान में कुछ बोला। तुम व्हाइट पैलेस मरगुजार स्वात में हो। तुमने शायद कोई बुरा ख्वाब देखा है। ख्वाब? वो झटके से कंबल उतार कर बेड से उतर आया। तुम ठीक तो हो? इसने धीरे से उफक के कंधे पे हाथ रखा। वो उसका सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहा था। तुम जाओ यहाँ से। वो इसकी जानब कमर किए दीवार की तरफ देख रहा था। वो उससे नजरें नहीं मिला रहा था। इसके चेहरे पर अनजाना खौफ और इस्तराब रकम था। वो इसके सामने आ गई और बगौर इसके चेहरे को देखा जिसकी रंगत किसी मुरझाए पीले गुलाब की तरह जर्द हो रही थी। मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तुम जाओ इधर से। वो रुख मोड़ कर दोनों हाथों की उंगलियां बालों में फंसाए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। तुम ठीक नहीं हो। तुम्हें जाओ, खुदा के लिए जाओ यहाँ से। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हेयर। वह एकदम जोर से चिल्लाया था। वो सहम कर पीछे हुई। अगले ही लम्हे वो कमरे से बाहर निकल आई। इसे हैरत हुई थी। वो बहुत बहादुर को पहमा था। वो तो जिस्मानी तकालीफ को खातिर में नहीं लाता था। तो फिर एक ख्वाब से इस बुरी तरह से क्यों डर गया था? इसके चेहरे पर इतना अनजाना खौफ, कुछ खो देने का कर्ब क्यों था? वो समझ नहीं पा रही थी। फिर तमाम शाम वो अपने कमरे से नहीं निकला। परीशा ने इसको रात के खाने पर देखा। वो तीनों व्हाइट पैलेस की पहली मंजिल की सफ़ेद पर बैठी खाने का इंतजार कर रही थी जब वो उनसे आन मिला। मैं ज़रा लेट हो गया, माफ़ करना। मैं इस बंदर से खेलने लगा था। वो लकड़ी की 2-3 जीने फलांग कर उनकी तरफ आया। घोड़ों के अलावा बंदरों से भी आपकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग लगती है। निशा ने बेसाख्ता कहा। समझा करें ना, डार्विन कहता था इंसान पहले बंदर था। क्यों उफक भाई? इंसान पहले बंदर था। डार्विन कहता था इंसान पहले बंदर था। क्यों उफक भाई? इंसान पहले बंदर था या नहीं? अलबत्ता डार्विन के आबा व अजदाद जरूर बंदर थे। वो एक दफा फिर वही पुराना हंसता मुस्कुराता उफक लग रहा था। शाम वाले वाक़ये का इसके चेहरे पर शाइबा तक नहा था। वो सर झटक कर खामोशी से खाना खाने लगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपने कराक्रम के ताज महल का रोटी के बारे में वाक़यात सुनाऊंगी। इजाज़त चाहती हूँ। खुदा